बंगाल की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, गुलाल उड़ाते लोग और शंखों की गूंज। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और जश्न ऐसे मना रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा त्योहार हो। क्या बंगाल को दूसरी आजादी मिल गई है? साल 2019 में जब ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारों पर अपनी गाड़ी रुकवाकर लोगों को अपराधी कहा था, तब क्या किसी ने सोचा था कि 2026 में वही बंगाल उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगा? क्या ये सिर्फ एक चुनाव का नतीजा है या 15 साल से घुट रहे एक राज्य के सब्र का बांध है जो अब टूट चुका है? आज हम उस खेला की बात करेंगे जो ममता बनर्जी के साथ ही हो गया। आखिर क्यों बंगाल की जनता ने उस दीदी को नकार दिया जिसने कभी वामपंथियों के 34 साल के किले को ढाया था? किसी भी सरकार के गिरने का सबसे बड़ा कारण अक्सर भ्रष्टाचार होता है, लेकिन बंगाल के मामले में ये आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। क्या आपको पता है कि जिस बंगाल की हिस्सेदारी 70 के दशक में भारत की जीडीपी में 10% थी, वो 2023 तक गिरकर आधी क्यों रह गई? 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई, तब बंगाल पर कर्ज करीब 2 लाख करोड़ रुपए था। आज ये आंकड़ा 7 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। राज्य का डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो 33% से ज्यादा है। यानी अगर बंगाल की कुल कमाई 100 रुपए है तो उस पर 37.70 रुपए का सिर्फ कर्ज है। 2024 में 25,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द होने के फैसले ने बंगाल के मध्यम वर्ग को झकझोर दिया। योग्य उम्मीदवारों की जगह पैसों के बदले नौकरी दी गई। बंगाल को भारत की पॉन्जी कैपिटल कहा जाने लगा, जहां शारदा और रोज वैली जैसे घोटालों में 17 लाख गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के करीब 33,000 से 35,000 करोड़ रुपए डूब गए। बंगाल में लोकतंत्र की बात करना अक्सर जान जोखिम में डालने जैसा रहा है। मानवाधिकार आयोग ने यहां तक कहा कि बंगाल में कानून का राज नहीं बल्कि राज करने वालों का कानून चलता है। क्या वेलफेयर स्कीम्स उस जान की भरपाई कर सकती हैं जो राजनीतिक रंजिश की भेंट चढ़ गई? एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में बंगाल राजनीतिक हत्याओं और दंगों में नंबर 1 था। 2011 से 2020 के बीच 114 राजनीतिक हत्याएं दर्ज की गईं, जबकि असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में 25 से 50 लोगों की जान गई और 2023 के पंचायत चुनाव में 70 से अधिक लोग मारे गए। इतना ही नहीं, 2018 के पंचायत चुनावों में 34% सीटों पर विपक्ष अपना उम्मीदवार तक नहीं उतार पाया क्योंकि उन्हें नामांकन करने से ही रोक दिया गया था। टीएमसी सरकार ने गरीबी हटाने की बजाय गरीबी मैनेज करने की नीति अपनाई। राज्य के बजट का लगभग 45% हिस्सा, तकरीबन 2 लाख करोड़ सिर्फ कैश और वेलफेयर स्कीम्स जैसे लक्ष्मी भंडार पर खर्च हो रहा था, जबकि उद्योगों के लिए मात्र 0.7% रखा गया। आधिकारिक तौर पर बंगाल की बेरोजगारी दर मात्र 3.6% है, लेकिन ये एक बड़ा धोखा है। असलियत ये है कि बंगाल के 22 लाख से ज्यादा युवा प्रवासी मजदूर के रूप में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में काम करने को मजबूर हैं। हाईली एजुकेटेड युवा इंजीनियर्स, डॉक्टर्स कोलकाता छोड़कर बेंगलोर और पुणे भाग रहे हैं क्योंकि बंगाल में हेवी इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर की भारी कमी है। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं ने ही ममता बनर्जी को रिजेक्ट कर दिया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना और संदेश खाली के जख्मों को क्या बंगाल की महिलाएं कभी भूल सकती हैं? भारत में होने वाले कुल एसिड हमलों में से 27.5% अकेले पश्चिम बंगाल में होते हैं। 2019 से 2021 के बीच बंगाल से करीब 1.93 लाख महिलाएं और बच्चियां गायब हुईं, जो देश के किसी भी राज्य से ज्यादा डराने वाला आंकड़ा है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा मिलने की दर बंगाल में 10% से भी कम है। यानी 100 में से 90 अपराधी या तो बरी हो जाते हैं या मामला लटक जाता है। यहाँ महिलाओं को देर रात पार्टी दफ्तरों में बुलाया जाता था और मना करने पर उनके परिवारों को धमकी दी जाती थी। इसी का नतीजा था कि संदेश खाली और हिंगलगंज जैसी सीटों पर महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से कहीं अधिक रहा और उन्होंने भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई। ममता बनर्जी का बंगाली अस्मिता कार्ड इस बार काम नहीं आया। युवा लड़कियों ने अस्मिता से ज्यादा अवसर और इंफ्रास्ट्रक्चर को चुना। मुस्लिम बहुल 43 सीटों में से जहां टीएमसी ने पिछली बार 35 सीटें जीती थीं, इस बार वो घटकर मात्र 20 रह गईं। भाजपा ने इन मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाई और 18 सीटों पर कब्जा किया।
आज जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि हमने बंगाल को बांग्लादेश बनने से बचा लिया, तो ये साफ है कि ये बदलाव केवल सत्ता का नहीं बल्कि विचारधारा और सुरक्षा की मांग का है। क्या नई सरकार उन 22 लाख प्रवासी मजदूरों को वापस ला पाएगी? क्या बंगाल के कर्ज का गड्ढा भरा जा सकेगा? बंगाल ने अपना फैसला सुना दिया है। दीदी के दौर का अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। अब जिम्मेदारी उन पर है जिन्हें ये ऐतिहासिक जनादेश मिला है। जनता की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक बेहतर कल की उम्मीद है। जय हिंद।